आज हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखेंगे। देखो, जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें आपको बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। एक क्या होता है जिसमें आपका नॉन प्रीएम्प्टिव होता है और एक आपका प्रीएम्प्टिव होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जॉब आपका रेडी स्टेट से रन स्टेट में गया और जॉब आपका पूरा नहीं हुआ और फिर रन स्टेट से रेडी स्टेट में आ गया, इसका मतलब जॉब आपका प्रीएम्प्ट हो गया। ठीक ना। और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि एक बार जॉब अगर रेडी स्टेट से रन स्टेट में गया तो दोबारा जॉब आपका रेडी स्टेट में नहीं आता है। ठीक है। दो तरीके से आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर इसे एसजेएफ भी बोलते हैं, होता है। ठीक ना। आप कभी कभी इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम आपका है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। और इसको एक और नाम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मतलब इसका आपका तीन नाम है, तीनों नाम चल सकता है। ठीक ना। अब देखिए, अगर हम शुरुआत करें आपका नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का, तो हम पहले यहाँ पे आपको एक लाइन बोलेंगे, फिर यहाँ एक लाइन बोलेंगे। दोनों लाइन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में नॉन प्रीएम्प्टिव और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में आपका प्रीएम्प्टिव। शॉर्टेस्ट जॉब नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, जितनी भी जॉब आपके किसी भी टाइम पे अवेलेबल होते हैं, जितनी भी जॉब आपके, मान लो कि बहुत सारे जॉब आपके किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके प्रेजेंट हैं, तो उसमें से सबसे छोटा वर्स्ट टाइम वाला जॉब जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान से समझना। आपका अगर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जितने प्रोसेस आपके पास हैं, तो उसमें से सबसे छोटा वाला वर्स्ट टाइम वाला जॉब जाएगा और रन टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन लेकिन वो जॉब एक बार रन स्टेट में जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आएगा जब तक कि एग्जीक्यूट पूरा ना हो जाए। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान दोगे समझ जाओगे। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो उसमें से किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो उसमें से कोई प्रोसेस निकलेगा जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। और वह प्रोसेस, ये नेक्स्ट लाइन जो है वही आपका इस वाले क्या बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव से इसको डिफरेंस करता है। ध्यान सुनो, अगर बहुत सारे आपके प्रोसेस दिए गए हैं, उसमें से सबसे कम वर्स्ट टाइम वाला जॉब आपका जाता है रन होने के लिए, लेकिन वह तब तक ही रन होता है जबकि जो कोई दूसरा प्रोसेस ना आ जाए उससे कम वर्स्ट टाइम वाला। आई थिंक आपको ये लाइन दिमाग में जा नहीं रही होगी, ध्यान से सुनो क्या कहना चाहते हैं। कि अगर आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस दिए गए हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव वाले, देखो बहुत सारे प्रोसेस आपके पास हैं, रेडी स्टेट में है, किसी पर्टिकुलर अराइवल टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस अगर रेडी स्टेट में है, तो उसमें से कम, सबसे कम शॉर्टेस्ट टाइम वाला जो जॉब रहेगा वो रन होने के लिए चला जाएगा। और रन होने के लिए गया तो कोई भी प्रोसेस रन होता रहेगा, उस समय कोई भी प्रोसेस आ जाए उसके पास कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें से कोई शॉर्टेस्ट जॉब वाला अगर बाहर निकलेगा रन होने के लिए, तो बाई चांस अगर वो रन ही हो रहा है और उससे शॉर्टेस्ट जॉब आपका रेडी स्टेट में आ गया, तो वो जॉब वापस आ जाता है और शॉर्टेस्ट जॉब आपका चला जाता है रन होने के लिए। जैसे आप एग्जांपल देखोगे, हमने जितने भी सेंटेंसेस बोले हैं आपको समझ आ जाएगा। ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। अभी तो हमने बस समझाया आपको, समझाने से काम नहीं चलेगा। आप जब तक इसके एग्जांपल्स नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका क्राइटेरिया क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्राइटेरिया क्या है, वर्स्ट टाइम, वर्स्ट टाइम। और पहला मोड जो लेंगे हम, पहला मोड आपका नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब एक बार प्रोसेस गया रन होने के लिए दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक ना। अब देखिए, काफी आसान है, आप समझ जाएंगे इसको आसान तरीके से। इसका हम एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर पहला ले लेते हैं हम। ठीक, अगर प्रोसेस आईडी या फिर प्रोसेस नंबर आपका दिया गया है
अराइवल टाइम, देन वॉच टाइम। आपको टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड करना है, ठीक ना। अगर कई सारे प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 2 3 4 5, पहले का अराइवल टाइम 0 है, दूसरे का 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। वॉच टाइम देख लेते हैं आपका 2 4 6 1 3। अब गैन चार्ट बनाएंगे जिससे आपका हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम और सब निकाल लेंगे, ठीक ना। अब देखिए, जीरो टाइम पे कोई भी क्लॉक शुरू होता है ना, तो जीरो पे ही शुरू होता है, मतलब कंप्यूटर की जो साइकिल होती है वो जीरो से शुरू होती है। तो जीरो टाइम पे देखो कोई प्रोसेस है, जीरो टाइम पे आपका प्रोसेस नंबर 1 है, जीरो टाइम पे प्रोसेस नंबर 1 है। तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली हम अपने क्या बोलते हैं, डायरेक्टली हम ऐसा नहीं करेंगे कि जीरो टाइम पे प्रोसेस नंबर 1 है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोसेस नंबर 4 का आपका वॉच टाइम सबसे कम है तो प्रोसेस नंबर 4 को रन करा दिया। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो। पहले हमने स्टेटमेंट क्या बोला था, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं उसमें से आपका मिनिमम जो होता है, मिनिमम वॉच टाइम वाला, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। काफी ट्रिकी है, ध्यान से समझना। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं उनमें से मिनिमम निकालते हैं। तो अभी जीरो टाइम हो रहा है ना, तो जीरो टाइम पे आपके पास एक ही प्रोसेस प्रेजेंट है तो उसमें मिनिमम निकालने की जरूरत ही नहीं है, वही प्रोसेस क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। P1 आपका 2 यूनिट के लिए रन हो गया। अब देखो, अब टाइम आपका 2 हो गया, टाइम 2 हो गया तो टाइम 2 पे कौन कौन से प्रोसेस हैं, 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया। अब यहाँ पे आपका मिनिमम वर्स्ट टाइम वाला रन करेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 वाला रन कर देंगे, अभी टाइम 3 आया ही नहीं तो आप टाइम 3 वाला, 4 वाला जो प्रोसेस है वो टाइम 3 के लिए, वो भी आया ही नहीं तो उसे कैसे रन कर सकते हो, जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम है इसको आप रन ही नहीं कर सकते। आपको ध्यान से समझना है, यही ट्रिकी पार्ट है जो सभी लोग समझ नहीं पाते हैं और प्रॉब्लम को गलत कर देते हैं। जब तक प्रोसेस आया ही नहीं उसको आप कैसे रन कर दोगे, और जिस टाइम तक जितने प्रोसेस आए रहते हैं उसमें से आपको शॉर्टेस्ट टाइम वाला प्रोसेस को निकालना होता है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, टाइम 2 तक आपके पास प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 है, इसमें से मिनिमम वर्स्ट टाइम वाला आपका 4 वाला है, तो प्रोसेस 2 आपका 4 यूनिट रन कर जाएगा। 4 यूनिट रन करेगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, इसके बाद आपके पास 6 टाइम तक कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। 6 टाइम तक आपका प्रोसेस 4 भी आ चुका है क्योंकि इसका थर्ड 3 पे आने वाला था, 4 भी आ चुका है, फिर 5 भी आ चुका है क्योंकि ये 4 पे आने वाला था। इसका मतलब इस समय आपके पास प्रोसेस 1 और 2 आपके क्या हो चुके हैं, रन हो चुके हैं, तो इस समय आपके पास प्रोसेस 3 4 5 सब हैं। तो इसमें से इस समय आप मिनिमम वॉच टाइम देखेंगे, तो मिनिमम वॉच टाइम आपका प्रोसेस 4 है। देखो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने प्रोसेस होते हैं उसमें से ही मिनिमम देखना होता है, न कि कोई प्रोसेस आया ही नहीं है तब भी उसका मिनिमम तो उसको ले लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो इस समय में आपका प्रोसेस 4 जो है वो प्रेजेंट है और वो मिनिमम है तो उसको ले लेंगे। प्रोसेस नंबर 4, 6 + 1 7। अब 6 और 3 में से मिनिमम कौन है, 5 वाला, तो प्रोसेस नंबर 5, 7 + 3 10। अब देखो, अब लास्ट में प्रोसेस 6 बचा है तो उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्रोसेस 6 रन हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए, अब हम कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। कंप्लीशन टाइम आपका प्रोसेस नंबर 1 का क्या है, 2 है, 2 का क्या है, 6 है। प्रोसेस 3 कहाँ गया, प्रोसेस 3 हमने रन नहीं किया था क्या, प्रोसेस 3 आपका 6 यूनिट की टाइम लिया था इसने। प्रोसेस 3, सॉरी, यहाँ प्रोसेस 3 ही है जिसका 6 यूनिट की टाइम थी आपकी, हमने इसे प्रोसेस 6 लिख दिया था, सॉरी, ठीक ना। अब देखिए, प्रोसेस 3 का क्या बोलते हैं, इन कब हो रहा है, टाइम आपका 16 पे, और प्रोसेस नंबर 4 आपका कंप्लीट कब हो रहा है, 7 पे। प्रोसेस नंबर 5 आपका कंप्लीट कब हो रहा है, 10 पे। तो टर्न अराउंड टाइम फाइंड कर लेते हैं। टर्न 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 अराउंड टाइम मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो देखिए, तो कंप्लीशन टाइम क्या है, 2 - 0 2, 6 - 1 5, 16 - 2 14, 7 - 3 4, 10 - 4 6, इसका सम करना है। फिर हम वेटिंग टाइम भी निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, 2 - 2 0, 5 - 4 1, 14 - 6 8, 4 - 1 3, 6 - 3 3। आपको क्या निकालना था, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। आई थिंक आप ये एल्गोरिदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया। टर्न अराउंड टाइम को हम ऐड कर लेते हैं 4
2 + 5 7 7 14 21 और 31 31 डिवाइडेड बाई 5 6.20। ये क्या है आपका? एवरेज टर्न अराउंड टाइम है। और दूसरा निकाल लेते हैं हम, एवरेज एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा आपका? +9 6 15। तो 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3.00। आई थिंक आप शॉर्टेज जॉब फर्स्ट समझ चुके होंगे कैसे होता है, कैसे आपका रन होता है। इसमें बस ध्यान इतना देना होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने प्रोसेस होते हैं उसमें से आपको मिनिमम निकालना होता है। पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा नहीं है कि किसी जॉब का वर्स्ट टाइम कम है उसके बावजूद भी आप उसे एग्जीक्यूट होने के लिए भेज दे रहे हैं, भले ही उसका वर्स्ट टाइम कम हो, अगर जब तक अवेलेबल नहीं होगा उसको हम कैसे भेज सकते हैं? तो सिंपल सा मतलब है कि जिस टाइम पे जितने प्रोसेस आपके अवेलेबल होते हैं आप उसी प्रोसेसेस को रन होने के लिए भेज सकते हो। ठीक, आई थिंक आप शॉर्टेज जॉब फर्स्ट समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब आप कहोगे अब आप कहोगे कि अगर दो प्रोसेस अवेलेबल है, अगर दो प्रोसेस, ध्यान से सुनना भाई, ये काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ऐसा, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास दो प्रोसेस हैं, आपके पास दो प्रोसेस हैं, दोनों इस समय अवेलेबल है, मतलब दोनों रेडी स्टेट में आ चुके हैं, और और दोनों का वर्स्ट टाइम सेम है, तब किस प्रोसेस को रन करेंगे? तो देखिए, अगर ध्यान से सुनो, अगर दो प्रोसेस के वर्स्ट टाइम सेम है और दोनों प्रोसेस अवेलेबल हो गए हैं, तो देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले आया था, उसको पहले रन करते हैं। या फिर एक और कंडीशन बन सकती है कि दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे आए हों। देखो, पहली बात तो अगर वर्स्ट टाइम सेम हो गया तो अराइवल टाइम से देखते हैं, और अराइवल टाइम भी सेम हो गया तो प्रोसेस आईडी से देखते हैं, और प्रोसेस आईडी सेम हो गया तो अरे बाबू, प्रोसेस आईडी कभी सेम होती ही नहीं है, प्रोसेस आईडी हमेशा यूनिक होती है। इसका मतलब अगर सब चीजें सेम होती होते आएंगी तो प्रोसेस आईडी से आपका हो जाएगा काम। तो जिस प्रोसेस की प्रोसेस आईडी कम रहेगी उसको हम पहले रन कर देंगे। इसका मतलब सबसे पहले वर्स्ट टाइम देखते हैं, अगर वर्स्ट टाइम भी सेम हो गया तो अराइवल टाइम देखते हैं कि कौन सा पहले आया था, तो उसको रन करते हैं। अगर अराइवल टाइम भी सेम हो गया तो प्रोसेस आईडी से देख लेते हैं, जहां हमारा काम बन जाता है। आई थिंक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, वर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम फाइंड करेंगे, टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे, वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे। तो प्रोसेस लिख लेते हैं, प्रोसेस 1 2 3 4 5 6, इतने प्रोसेस आपके पास है। ठीक ना? आप देखिए, इसका अराइवल टाइम 15 है, 12 है, 8 है, देन आपका 2 है, देन 10 है, देन 4 है, देन आपका बॉस टाइम 19 है, 23 है, 18 है, 13 है, 23 है, एंड 16 है। अब ध्यान से देखिए, हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए, अगर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम लगाते हैं हम, तो गैंट चार्ट में टाइम जीरो पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल हैं? टाइम जीरो पे ध्यान से देखिए, टाइम जीरो पे आपके कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। अब प्रोसेस नंबर 4 आपका टाइम 2 पे आ रहा है, इसका मतलब आपका सीपीयू टाइम जीरो से लेके 2 तक कोई काम नहीं करेगा, टाइम जीरो से लेके 2 तक कोई काम नहीं करेगा। और इस समय आपका प्रोसेस नंबर 2 आया है, तो प्रोसेस नंबर 2 आने के बाद प्रोसेस नंबर 4, 2 तो उसका अराइवल टाइम है ना, प्रोसेस नंबर 4 आया है तो प्रोसेस नंबर 4 आपका पूरा का पूरा रन हो जाएगा। तो 12 13 + 2 = 15। अब देखिए, अब टाइम 15 तक कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं उसको हम रन करना शुरू करेंगे। ध्यान से समझो, टाइम 15 तक कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। तो टाइम 15 तक आपके पूरे प्रोसेस आ चुके हैं, 1 भी आ गया है, 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया है, 5 भी आ गया है, और 6 भी आ गया है। ध्यान से देखो, सारे के सारे अराइवल टाइम टाइम 15 तक आ चुके हैं। अब इसमें से देखेंगे किसका वर्स्ट टाइम
सबसे कम है, तो 13 वाला तो हो गया, तो 13 के बाद आपके पास कौन सा है, 16 वाला। इसका मतलब प्रोसेस नंबर 6 अब रन होगा। तो 15 प्लस 16 आपका क्या हो जाएगा, 31 हो गया। ये भी प्रोसेस रन हो गया। अब देखो 23, 18, 19 और 23, इसमें कौन सा प्रोसेस रन होगा, प्रोसेस नंबर 3 रन होगा। प्रोसेस नंबर 3, 31 प्लस 18, 31 प्लस 18, 49। अब देखो ये भी प्रोसेस आपका रन हो चुका। अब देखिए आपके पास है प्रोसेस नंबर 1, 2 और 5। इसमें से मिनिमम कौन सा है, प्रोसेस नंबर 1। तो प्रोसेस नंबर 1 आपका रन होगा। 49 प्लस 19 आपका हो जाएगा, 49 प्लस 19 आपका क्या हो जाएगा, 68। ठीक ना, ये भी प्रोसेस आपका रन हो चुका। अब देखिए अब एक प्रोसेस है प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 5। दोनों का वर्स्ट टाइम सेम है। अगर वर्स्ट टाइम सेम है तो हमने क्या बोला था, जो प्रोसेस पहले आया था वो प्रोसेस पहले रन होगा। तो प्रोसेस नंबर 5 आपका 10 पे आया था, प्रोसेस नंबर 2 आपका 12 पे आया था। इसका मतलब प्रोसेस नंबर 5 पहले आ चुका था, प्रोसेस नंबर 5 पहले रन हो जाएगा। 68 प्लस 23 आपका कितना हो जाएगा, 91, 91। और फाइनली आपके पास एक प्रोसेस बचा है, प्रोसेस नंबर 2, जो कि ये भी रन हो जाएगा आपका। 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114। आई थिंक हमने सारे प्रोसेस क्या कर लिए, एग्जीक्यूट कर लिए। अब देखिए अब सबका कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 68 है। प्रोसेस नंबर 2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 114 है। प्रोसेस नंबर 3 का 49 है। प्रोसेस नंबर 4 का 15 है। प्रोसेस नंबर 5 का 91 है। प्रोसेस नंबर 6 का 31 है। टर्न अराउंड टाइम मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 68 माइनस 15, 5, 3 एंड 5 आपका क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 114 माइनस 12, 102, 49 माइनस 8, 41, 15 माइनस 2, 13, 1, 91 माइनस 10, 81, 31 माइनस 4, 27। आपका क्या है, टर्न अराउंड टाइम है। इसको ऐड कर लेते हैं, 6। हम इसे कैलकुलेटर से ऐड कर लेते हैं, आप भी ऐड कर लें। इसका सम कितना आ रहा है, 317। अब देखिए वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। 53 माइनस 19, 53 माइनस 19 आपका 5 माइनस आपका 34। 102 माइनस 23, 102 माइनस 23 आपको कितना जाए, 79। 41 माइनस 18, 23। 13 माइनस 13, 0। 81 माइनस 23, 81 माइनस 23, 58। 27 माइनस 16, 11। ठीक, इसका भी सम हम कर लेते हैं। 204 है आपका, 204 है। अब देखिए एवरेज एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो 317/6 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52.83। अगर एवरेज एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो 204 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 18, 6 को 24, 34। ठीक, ये आपका है जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक, आई थिंक आप शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट आप समझ चुके हैं। अब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो कि प्री एम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें देखो ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन करें तो समझना। अगर आपका जो जॉब है ना, पहले 15 टाइम तक इसे 4 वाले को डायरेक्ट नहीं रन कर सकते थे। हम वेट करेंगे कि कोई अगला प्रोसेस आए जिसका वर्स्ट टाइम कम हो। तो 2 तक देखो, 2 तक तो कुछ कोई नहीं आया था। 2 के बाद आपका देखेंगे कि 4 पे कोई प्रोसेस है। तो 4 पे प्रोसेस है जो कि 16 टाइम का है। तो 16 टाइम का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऐसा नहीं, वो प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि जो पहले से जो प्रोसेस रन हो रहा है उससे उसका वर्स्ट टाइम कम हो, तो पहले वाले प्रोसेस को रोक के इस प्रोसेस को करना शुरू कर देंगे। आई थिंक आपको ये बातें अभी तक समझ नहीं आ रही होगी। जैसे हम उस पर एग्जाम्पल देखेंगे ना, आप बिल्कुल आसान तरीका से, स्मूथ तरीका से समझ जाएंगे। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जॉब, जो कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का एक दूसरा वर्जन है। ठीक, चलिए देख लेते हैं उसको भी।
शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जॉब, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, या फिर प्री एम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका दूसरा नाम, ठीक ना। अब देखिए इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया आपका क्या है, वर्स्ट टाइम, वर्स्ट टाइम, ठीक ना। और इसका मोड क्या है, प्री एम्प्टिव, इसका मोड आपका प्रीएम्प्टिव है और क्राइटेरिया आपका क्या है, वर्स्ट टाइम। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जितने प्रोसेस आपके आ चुके हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी प्रोसेस आ चुके हैं उसमें से मिनिमम को निकालना है और उसको तब तक रन करना है कि जब तक कोई उससे कम वर्स्ट टाइम वाला जॉब आ नहीं जाता। जब जैसे ही उससे कम वर्स्ट टाइम वाला जॉब आ जाएगा उस प्रोसेस को रन करना छोड़ देंगे, कम वाले को रन करने लगेंगे। समझ आया, नहीं समझ आ रहा होगा ना, देखो फिर से सुनो। जितने भी प्रोसेस किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होंगे, जितने भी प्रोसेस किसी पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट होंगे, उनमें से आपका मिनिमम वर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को रन करना शुरू करेंगे और तब तक उसको रन करेंगे जब तक कि कोई उससे कम वाला, उससे कम वर्स्ट टाइम वाला जॉब आपका रेडी में आ नहीं जाता। जैसे उससे कम जॉब वाला जॉब आएगा उस प्रोसेस को रोक देंगे रन करना, कम वाले को रन करने लगेंगे। बस यही डिफरेंस है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में। अब इसका एग्जांपल देखिए, अगर अभी तक भी आप नहीं समझे ना तो इसके बाद एग्जांपल देखेंगे तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोसेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। सबका अराइवल टाइम भी लिख लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं। अराइवल टाइम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। वर्स्ट टाइम आपको दिया गया है 9, 7, 5, 1, 2, 4, ठीक ना। अब देखिए इसे कैसे, इसमें वर्क कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको रन करना। इसमें हम एक एक चीजों को रन नहीं करते हैं, हम एक एक यूनिट को आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कोई और प्रोसेस आ गया कि नहीं, कोई और प्रोसेस आ गया कि नहीं। जब तक कि उससे कम, उस मतलब उस जब तक कि कोई उससे कम वर्क टाइम वाला जॉब नहीं आ जाता तब तक हम उस प्रोसेस को रन करते रहते हैं। देखो अब ध्यान से यहाँ बताओ हमें, जीरो पे कोई प्रोसेस है, जीरो पे कोई प्रोसेस है क्या, ये आपका अराइवल टाइम है, तो क्या कोई जीरो पे प्रोसेस आया है, नहीं आया है। क्या वन तक कोई प्रोसेस आया है, हाँ वन तक प्रोसेस नंबर 1 आ गया, मतलब जीरो से लेके 1 तक आपका सीपीयू कोई काम नहीं करेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब डायरेक्टली आप जो P1 प्रोसेस आ चुका है तो डायरेक्टली इसको 9 यूनिट नहीं चला देंगे, इसको बस एक ही यूनिट चलाइए और देखिए दूसरा प्रोसेस आ गया, दूसरा प्रोसेस आ गया और वो दूसरा प्रोसेस पहले वाले प्रोसेस से कम वर्स्ट टाइम वाला है, ठीक ना। देखो प्रोसेस नंबर 1 आपका बस एक यूनिट चलेगा, तो प्रोसेस नंबर 1 आपका बस एक यूनिट चला तो आपका वर्स्ट टाइम 8 हो गया। और इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके पास सिस्टम में दो प्रोसेस हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं, प्रोसेस नंबर 1 भी है और प्रोसेस नंबर 2 भी है। तो प्रोसेस नंबर 1 और 2 में कौन सा छोटा है, प्रोसेस नंबर आपका 2 छोटा है। तो प्रोसेस नंबर 2 आपका डायरेक्टली नहीं चल जाएगा कि 7 यूनिट चला दिया, 7 यूनिट नहीं चलाएंगे। देखो जैसे ही टाइम 3 हुआ 5 यूनिट का प्रोसेस आ गया जो कि पहले वाले से कम ही रहेगा। इसका मतलब एक ही यूनिट बेचारा चल पाएगा, दूसरा भी एक ही यूनिट चल पाएगा। टाइम 3 पे आपका प्रोसेस नंबर 3 भी आ गया जिसका वर्स्ट टाइम आपका पहले का एक यूनिट चल गया तो पहले से कम ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अब आपके रेडी स्टेट में 1, 2, 3 सारे प्रोसेस हैं, तो इसमें से मिनिमम कौन है, इसमें से मिनिमम आपका 5 वाला, ये प्रोसेस नंबर 3 का है जो कि 5 यूनिट है। तो इसमें देखो, इसमें भी आपका पूरा पांचों नहीं चल जाएगा, पांचों नहीं रन हो पाएगा। देखो जैसे ही अगर एक यूनिट चलता है, सीपीयू की टाइमिंग 4 हो जाती है, 4 होने पे आपका एक प्रोसेस आता है, प्रोसेस नंबर 4, जिसका वर्स्ट टाइम एक ही यूनिट है, मतलब इसका वर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो ए रन होने लगेगा, इसको ए नहीं रन होगा। इसका मतलब प्रोसेस नंबर 3 आपका अभी एक ही यूनिट चल पाया था, टाइम 4 हो गया और सिस्टम में उससे कम वर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस आ गया। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ठीक ना। हमने एक ही बात को कई बार बोला है जिससे ये बात आपके दिमाग में आ जाए।
अब इस समय देखो आपके सिस्टम में कितने प्रोसेस हैं, इसका 1 यूनिट रन हो चुका था तो कितना हो गया, 4 हो गया। इस समय आपके सिस्टम में कितने प्रोसेस हैं, इस समय आपके सिस्टम में 4 प्रोसेस आ चुके हैं, जिनमें से आपका चौथा प्रोसेस रन हो जाएगा क्योंकि इसके पास 1 ही यूनिट है, सबसे कम है। तो प्रोसेस नंबर आपका 4 रन हो गया, जो कि 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट हो गया तो 5 यूनिट में इस समय प्रोसेस में P5 मतलब प्रोसेस नंबर 5 भी आ गया। अब बताओ हमें, तो 0 हो गया तो खत्म हो गया। अब बताओ हमें इस समय सिस्टम में 1 2 3 और 5 में सबसे छोटा कौन है, प्रोसेस नंबर 5 है। और प्रोसेस नंबर 5 भी एकाएक नहीं चल जाएगा, ये उतना यूनिट चलेगा जैसे दूसरा प्रोसेस आ जाए। कितना यूनिट चलेगा ये, एक ही यूनिट बस चलेगा। और मान लो कि ये 5 वाला 1 यूनिट चला, 6 तक गया, 6 तक गया 5 वाला, तो 6 पे एक और प्रोसेस आ गया। आपको देखो, आपको किसी प्रोसेस को उतना समय ही रन कर सकते हो जितना समय दूसरा प्रोसेस आ नहीं जाता, ठीक ना। अब देखो प्रोसेस नंबर 6 भी आ गया, आपके सिस्टम में प्रोसेस नंबर 6 दिया गया। इस समय आपके सिस्टम में पूरे के पूरे प्रोसेस प्रेजेंट हैं, 1 2 3 और 5 और 6। जैसे ही आपके सिस्टम में पूरे के पूरे प्रोसेस प्रेजेंट हो जाएं, उस समय आपका शॉर्टेज जब फर्स्ट जो हमने पहले पढ़ा था उसको आप लगा सकते हो। मतलब सबसे छोटा कौन है इस समय, P5 है, तो P5 आपका दोबारा रन हो जाएगा 7 टाइम तक। उसके बाद ये भी हो गया, उसके बाद शॉर्टेस्ट कौन है आपका, उसके बाद आपका शॉर्टेस्ट 4 और 4 सेम हो गया। तो देखेंगे अराइवल टाइम किसका कम है, अराइवल टाइम आपका 3 वाले का कम है, तो ये पहले रन हो जाएगा। प्रोसेस नंबर 3, 7 + 3, नहीं इसका 7 + 3 नहीं, इसका वॉच टाइम 4 है ना, तो 7 + 4 11। इसके बाद आपके पास ये भी हो गया रन। उसके बाद आपका 1 3 और 6 में कौन सा प्रोसेस सबसे कम वॉच टाइम वाला है, प्रोसेस नंबर 6। प्रोसेस नंबर 6 भी रन हो जाएगा आपका 5 यूनिट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 और 2 में 2 छोटा है, तो P2 रन हो जाएगा आपका 6 यूनिट के साथ, तो 15 + 16 = 21। अब लास्ट में आपके पास एक ही जॉब है प्रोसेस नंबर 1 को, उससे भी आप रन करा दो, जो कि 29 यूनिट टाइम में रन हो जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि कैसे प्रोसेस रन हो रहा है। बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है और चेक करना है कि कोई दूसरा प्रोसेस आ रहा है क्या उससे कम वर्स्ट टाइम वाला। जैसे उससे कम वर्स्ट टाइम वाला दूसरा प्रोसेस आ गया, पहले वाले को बाहर निकाल दो, दूसरे वाले को भेज दो। समझे, बहुत मतलब आपको इन, देखो हम इतना बताएं, आप एक क्वेश्चन समझे होंगे, लेकिन आप अगर इस पे कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे ना, तब एक कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठेगा। अभी आपके माइंड में बैठेगा नहीं जब तक आप इस पे एक आध दो क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर आप समझ जाएंगे। देखो मेन बात है ना कि कोई प्रोसेस अगर रन हो रहा है तो तब तक रन हो सकता है कि जब तक सिस्टम में कोई उससे कम वर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस आ ना जाए, उस अराइवल टाइम तक आ ना जाए। आप ये समझ चुके होंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रोसेस नंबर P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 29 है। P2 का 21 है। फिर से P3 का 11 है। फिर से आपका P4 का 5 है। अब पता है हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट वाला इधर इधर से लास्ट वाला कोई प्रोसेस कब खत्म हुआ। P1 आपका यहाँ गया था, P2 यहाँ था, फिर से P5 यहाँ सबसे पहले इधर से मिला, वो हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक ना। और P4 आपका इधर सबसे पहले मिला था, ऐसे लिखा था। P5 को क्या मिला था, P5 आपका 7 मिला था। P6 इधर से सबसे पहले नंबर पे 15 मिला था। मतलब कंप्लीशन टाइम का वो प्रोसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जा रहा है। टर्न अराउंड टाइम माइनस, मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम 29 - 1 28, 21 - 2 19, 11 - 3 8, 5 - 4 1, 7 - 5 2, 15 - 6 9। और देखिए इसको हम ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेटर से ऐड कर लेते हैं, आप भी ऐड कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 67। तो अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो आपकी 67 डिवाइडेड बाई 6, जो कि आपकी 11.66 आ जाएगी, ठीक ना। अगर वेटिंग टाइम की बात करें तो आप इसको टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम करके आप वेटिंग टाइम निकाल सकते हो, फिर उसका आप एवरेज ले लेना। हमारा कंसेप्ट था यही समझाना कैसे इसको हम रन करते हैं। हमारा यहाँ कंसेप्ट ये नहीं है कि कैलकुलेशन करके आपको दिखाएं, ठीक ना। आप ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से और एल्गोरिथम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में कहीं भी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो चीजें काफी कड़वी होती हैं लोगों को पसंद आती हैं पूछने उछने में, ठीक है। आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेना और समझ जाना कैसे ये काम कर रहा है,
ठीक। जब तक आप इस पे एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे आप समझ जाएंगे। चलिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपके माइंड बैठ जाए, नहीं तो आपको ये और परेशान करता। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर हम एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देन अराइविंग टाइम, वर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे और आपका वेटिंग टाइम निकालेंगे। ठीक ना। अगर इसका देखें कि प्रोसेस कितने प्रोसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रोसेस आपके दिए गए। सबके अराइवल टाइम 15, 6, 9, 1, 12 एंड 4 है। जो वर्स्ट टाइम आपका दिया गया है, वर्स्ट टाइम आपका 6, 9, 5, 2, 2, 13। ठीक ना। चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करना हम प्रोसीड कर देंगे। ठीक ना। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, क्या टाइम जीरो पे आपके पास कोई प्रोसेस है? अराइवल टाइम में देखिए, क्या टाइम जीरो पे कोई आपके पास प्रोसेस है? टाइम जीरो पे आपके पास कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो क्या टाइम वन पे कोई प्रोसेस है? हाँ, प्रोसेस नंबर 4 आप टाइम वन पे है। इट मीन्स 0 से लेके 1 तक सीपीयू में कोई काम नहीं हुआ और टाइम वन पे आपके पास एक प्रोसेस है। तो टाइम वन पे आपका प्रोसेस नंबर 4 है, तो प्रोसेस नंबर 4 देखो, अभी आपको डायरेक्ट एक ही पॉइंट चलने की जरूरत नहीं है। आप एक स्टेप आगे बढ़िए, चीजों को समझ के डायरेक्ट पुट करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर हम एक एक स्टेप बढ़ते चलेंगे तो हमें काफी दिक्कत हो जाएगी। हमने बस पिछले क्वेश्चन में आपको एक एक स्टेप इसलिए चलाया था कि आप चीजों को समझ जाएं। ठीक ना। अब इसको में आप देखिए, इसमें आप देखिए, प्रोसेस नंबर P2, प्रोसेस नंबर P4 कब तक रन हो सकता है? इसके पास 2 यूनिट है, मतलब इसका 2 यूनिट बर्स्ट टाइम है रन होने के लिए। तो ध्यान से बताओ कि जब तक ये 2 यूनिट रन हो रहा है तब तक कोई प्रोसेस आ रहा है क्या सीपीयू में? कोई प्रोसेस नहीं आ रहा है। मतलब 2 यूनिट रन हो जाएगा तो टाइम 3 हो जाएगा, तो टाइम 3 तक कोई प्रोसेस आया ही नहीं भाई। और ये प्रोसेस बिल्कुल आराम तरीके से अपना पूरा प्रोसेस टाइम 3 तक रन हो जाएगा। समझे ना। अब देखो, अभी टाइम 3 पे भी कोई प्रोसेस नहीं है सीपीयू में, टाइम 3 पे भी कोई प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब सीपीयू को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, तो फिर आगे बढ़ेगा। क्या टाइम 4 पे कोई प्रोसेस है? हाँ, टाइम 4 पे आपके पास प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 6। तो टाइम 3 से लेके टाइम 4 तक सीपीयू ने कोई काम नहीं किया, तो टाइम 4 पे आपका प्रोसेस नंबर 6 आ गया। अब ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से ये समझना है कि प्रोसेस नंबर 6 कितना यूनिट रन कर सकता है। प्रोसेस नंबर 6 कितना यूनिट रन कर सकता है, प्रोसेस नंबर 6 को आप लिख लीजिए। अगर प्रोसेस नंबर 6 देखो, प्रोसेस नंबर 6 किस पे है? 4 टाइम पे है, और छठे टाइम पे प्रोसेस नंबर 2 आ रहा है, जिसका वर्स्ट टाइम, जिसका वर्स्ट टाइम प्रोसेस नंबर 6 से 2 यूनिट रन करने के बाद भी कम रहेगा। इसका मतलब प्रोसेस नंबर 6 आपका बस 2 यूनिट रन करके फिर से दोबारा वापस आ जाएगा। प्रोसेस नंबर 6 आपका 2 यूनिट रन करने के बाद कितना हो जाएगा? 6 हो गया, टाइम इस समय 6 हो गया, और प्रोसेस नंबर 6 का 2 ही यूनिट रन हो पाया। तो टाइम 6 पे आपके इस समय कितने प्रोसेस हैं? टाइम 6 पे आप इस समय आपके पास 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 6। ठीक ना। आप देखिए, प्रोसेस नंबर 6 है, तो अब देखिए प्रोसेस नंबर 2, 6 नहीं, प्रोसेस नंबर 2 का इस समय वर्स्ट टाइम क्या है? कम है, जो कि प्रोसेस नंबर 6 का 11 है। अब देखिए, 9 और 11 में कौन सा छोटा है? 9 वाला छोटा है। अब देखो, अब 2 वाला प्रोसेस चेक करना है कि कितने टाइम चल सकता है। 2 वाला प्रोसेस कितने टाइम चल सकता है, ध्यान से समझना भैया, ध्यान से समझना। 2 वाला प्रोसेस 6 टाइम पे अराइव हुआ है, इसके बाद आपका कौन सा प्रोसेस आएगा? प्रोसेस नंबर 3 आने वाला है, प्रोसेस नंबर 3 जो कि 9 पे आने वाला है। ध्यान से समझना, 6 के बाद 9 ही है, 6 के बाद 9 आने वाला है। तो जो आपका प्रोसेस नंबर 2 है, वो उसके बर्स्ट टाइम में से अगर आप 3 यूनिट चला देते हो, 3 यूनिट चलाने के बाद आपके पास 6 यूनिट वर्स्ट टाइम बचा। लेकिन जैसे आपका अवेलेबल टाइम मतलब 9 हो जाएगा, उस समय आपका प्रोसेस नंबर 3 भी रेडी स्टेट में आ जाएगा और उसका वर्स्ट टाइम कम है। इसका मतलब ए रन होने लगेगा। तो धीरे धीरे लिखते हुए आगे चलते हैं। तो प्रोसेस नंबर 2 आपका मात्र 3 यूनिट रन करेगा, 3 यूनिट रन किया, और उस समय प्रोसेस नंबर आपका 3 भी आ गया सीपीयू में। ठीक ना। तो इस समय कौन कौन से प्रोसेस आपके पास हैं? इस समय आपके पास 6 है,
इस समय आपके पास प्रोसेस नंबर 2 है, प्रोसेस नंबर 3 है और प्रोसेस नंबर 6 है, जिसमें से प्रोसेस नंबर 2 का वर्स्ट टाइम आपका 6 है, प्रोसेस नंबर 3 का 5 है और प्रोसेस नंबर 6 का 11 है। ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, इन तीनों प्रोसेस में से किसका वर्स्ट टाइम सबसे कम है? प्रोसेस नंबर 3 का, जो कि 5 है, जो कि 5 है। तो प्रोसेस नंबर 3 कितना यूनिट चल सकता है? प्रोसेस नंबर 3 आपका उतना ही यूनिट चल पाएगा जितने समय में नेक्स्ट प्रोसेस ना आ जाए। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका 12 आने वाला है, 12 आने वाला है नेक्स्ट प्रोसेस। इसका मतलब ये वाला प्रोसेस आपका, प्रोसेस नंबर 3 आपका मात्र 3 यूनिट एकदम बिंदास तरीके से चल सकता है। तो 3 यूनिट आपका चला, प्रोसेस नंबर 3 आपका 3 यूनिट चला। ठीक ना। इस समय कौन कौन से प्रोसेस आ गए? 3 यूनिट चल गया ना, प्रोसेस नंबर 3। तो इस समय आपके पास सीपीयू में कौन कौन से प्रोसेस आ गए? इस समय आपके पास सीपीयू में प्रोसेस नंबर 2, 3, 5 एंड 6, इतने सारे प्रोसेस आपके पास आ चुके हैं। ठीक ना। अब देखिए, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसेस नंबर आपका इस समय 2, 3, 5 एंड 6 अवेलेबल है। सॉरी, यहाँ अगर आपका 3 यूनिट यूज हो चुका है, आपके पास 2 यूनिट बचा रहेगा। ठीक है। तो प्रोसेस नंबर 2, 3, 5, 6, इसमें से देखेंगे कि कौन से प्रोसेस का वर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो 6, 2 और 2 लेवल में 2 सबसे कम है। तो इसमें बताओ कि 2, 2 तो लड़ गया, तो कौन सा प्रोसेस जाएगा रन होने? जिसका आपका अराइवल टाइम कम होगा। तो इसमें से किसका अराइवल टाइम कम है? अराइवल टाइम आपका 3 का कम है। तो फिर से आपका 3 बिंदास जाएगा। कितना यूनिट चल सकता है? 12 के बाद आपके पास 15 डायरेक्ट आएगा, 15 वाला। इसका मतलब 3 यूनिट एकदम बिंदास चल सकता है। लेकिन प्रोसेस नंबर 3 आपका पूरा 3 यूनिट नहीं चलेगा, इसके बाद 2 ही यूनिट है, तो आपका ये 2 यूनिट फिर से रन हो जाएगा 14 के लिए। ठीक ना। 14 हो गया। लेकिन अभी तक प्रोसेस नंबर 1 जो है आपका सिस्टम में आया नहीं। तो इस समय आपके पास कौन कौन से प्रोसेस है सिस्टम में? इस समय आपके पास देखिए कौन कौन से प्रोसेस हैं। इस समय प्रोसेस नंबर 2 है, 5 है और 6 है। 2, 5, 6 में सबसे मिनिमम टाइम कौन है? मिनिमम टाइम आपका किसका है? प्रोसेस नंबर 5 का है, जो कि 2 है। तो प्रोसेस नंबर 5 आपका बस एक ही यूनिट चल पाएगा जैसे ही पहला आ गया। तो एक यूनिट चला और पहला आ गया इसमें। ठीक ना। अब देखिए, इसके बाद आपके पास सारे के सारे प्रोसेस सिस्टम में आ चुके हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं? 1 है, 2 है, 5 है, 6 है। तो इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है? प्रोसेस नंबर 5, जो कि जिसका वर्स्ट टाइम 1 है। तो प्रोसेस नंबर 5 फिर से रन होगा, जिसका वर्स्ट टाइम 1 होने के बाद 16 है। जैसे ही आपके सिस्टम में सारे प्रोसेस आ गए ना, उस समय आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट लगाते जाओ, आपका काम होता जाएगा। ठीक ना। प्रोसेस नंबर 5 आपका फिर से रन हो गया। अब देखिए, इस समय आपके पास सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस हैं? 6 है, 2 1 है, 2 और 1 है। तो इसमें से मिनिमम टाइम किसका है? मिनिमम टाइम आपका किसका है? 2 और फर्स्ट का। प्रोसेस नंबर 2 और फर्स्ट का मिनिमम टाइम 6 है। लेकिन ध्यान से देखो, इस समय दोनों सेम होने के बाद जिसका अराइवल टाइम पहले होता है वो पहले रन होगा। इसका मतलब 2 का अराइवल टाइम 6 था, तो ये पहले रन हो जाएगा। तो प्रोसेस नंबर 2 में 16 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 22। प्रोसेस नंबर 2 भी रन हो गया। इसके बाद प्रोसेस नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम 6 है और 6 वाले और प्रोसेस नंबर 6 का 11 है। तो प्रोसेस नंबर 1 भी रन हो गया। इसका मतलब टाइम कितना हो गया? 28 हो गया। और प्रोसेस नंबर 6 अकेले बचा है, अब ये भी रन हो जाएगा। प्रोसेस नंबर 6 रन होने के बाद आपके पास 28 प्लस 11 आपका 39 हो गया। आई थिंक हमने सारे प्रोसेस को रन कर लिए। अब कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहले का कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा? पहले का कंप्लीशन टाइम आपका, यहाँ प्रोसेस नंबर 1 था ना, तो पहले का कंप्लीशन टाइम आपका 28 है। फिर दूसरे का कंप्लीशन टाइम कितना है आपका? ये तो हो गया। दूसरे कंप्लीशन टाइम आपका कितना है? 22 है। फिर तीसरे का कंप्लीशन टाइम कितना है आपका? तीसरे का यहाँ पे 14 है, 14 है। फिर चौथे का कितना है? चौथे का आपका, चौथे का कंप्लीशन टाइम आपका 3 ही था, तुरंत ही हो गया था। और आपका पांचवें कंप्लीशन टाइम कितना है? 16 है, 16 है। और छठे का कंप्लीशन टाइम कितना है आपका? 39 है। ठीक ना। अब हम टर्न अराउंड टाइम फाइंड कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम 20, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 28 माइनस 15 आपका कितना हो जाएगा?
13 हो जाएगा। 22 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका? 14 माइनस 9 आपका हो जाएगा 5 हो गया। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 16 माइनस 12 आपका 4 हो जाएगा। 34 माइनस 39 माइनस 4 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। और आप इसका एवरेज मतलब इसका सम ले लेना, जो सम आ जाएगा उसको 6 से डिवाइड कर देना, आपका वही एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। उसी तरह वेटिंग टाइम भी निकाल लेना। वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब यह निकाल लेना, पूरी वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। यहाँ से देखो, यहाँ से आप नहीं समझ रहा फिर देख लो। यहाँ से इसमें से टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम घटाना, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिख लेना, फिर सबको सम कर लेना, फिर 6 से डिवाइड कर देना, आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। काफी आसान। हम पूरा मतलब थक चुके हैं हम, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये तो सिंपल सा आपका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन है जो आप आसानी से कर लोगे। जो आपका मेन फोकस था जो करने का, वो हमने करा दिया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट दोनों आपके एल्गोरिदम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।